Now there is two set, दो set में question था, you just note it down and check out कि how much answer you just correctly completed. तो कितने, how many questions are correctly attempted by you. So before giving the answer of the question, I think that most of the students have the answer of this question once you see the question. Question को देखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर आपको पता है था, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप रेगुलरली हम, हाँ बोलिए, yes, anyone have any problem? Just mute yourself. Now whenever you have to raise the question, then you just unmute yourself, otherwise you just mute yourself because some disturbance occur over there. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी था, चाहे सेट ए या सेट किसी भी में हो, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट और पीडीएलसी। कुछ लोगों ने क्या किया कि पीडीएलसी और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में डिफरेंसेस नहीं किया। पाइथन में भी बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे तो वहां भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखे होंगे। अभी पाइथन का क्लास भी शायद चल रहा होगा, आपने शुरू हुआ है कि नहीं? ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट, जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेट ए का पहला क्वेश्चन था कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज्ड टू राइट एनी प्रोग्राम। तो now it is visible. So first question is related to the programming construct and we already discussed about the programming construct that in any language, किसी भी लैंग्वेज में जब हमको किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव कोई मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन हो या किसी भी तरह का रियल लाइफ प्रॉब्लम या सिचुएशन हैंडलिंग हो, तो उसके लिए वी हैव टू राइट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए वी आर यूजिंग वेरियस मेथोडोलॉजी टेक्निक। अब ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या है? दीज आर द टेक्निक यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज द टेक्निक? विदाउट दिस टेक्निक आल्सो यू कैन राइट द प्रोग्राम, बट द प्रोग्राम इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। अब अगर लूप नहीं लेते हैं तभी प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक ही काम को 10 बार करना है तो 10 बार वही लाइन लिखेंगे, लेकिन लूप लेने से क्या होगा? एक लाइन में काम हो जाएगा। तो योर प्रोग्राम इज रिड्यूस्ड, योर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिड्यूस्ड व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस टेक्निक। तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी लैंग्वेज को आप ले लीजिए, तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज, देन यू नीड अ प्रॉपर कंस्ट्रक्ट, दैट इज द डिसिप्लिन, यू कैन से। एक डिसिप्लिन फॉलो करना है ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस सही ढंग से कम समय में कम मेमोरी लेते हुए पूरा हो जाए। तो अब यहाँ पर था प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो तीन ही कंस्ट्रक्ट यूज होता है किसी भी लैंग्वेज में, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन। सिलेक्शन के लिए आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, बिकॉज बेसिकली वी आर यूजिंग two types of control, loop control and decision control. Loop control is just used to create a finiteness in your program. एक certain टाइम तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, इसके लिए आप लूप कंट्रोल यूज करते हैं, एक ही तरह का कोड बार बार यूज हो। डिसीजन कंट्रोल के लिए सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या है, कुछ लोग सीक्वेंशियल को टिक कर दिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज सही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंशियल, आइटरेशन, सिलेक्शन, ऑल आर द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। When we discuss fetch, decode and execute, then basically this is the strategy follow in any system. Fetch, decode, execute जो है, ये entire computer system जब आप पढ़ेंगे तो यही स्ट्रेटजी फॉलो होता है, fetch, decode और execute. So there is a primary memory which is responsible for fetching, that is RAM. There is a CPU, under CPU there is a control unit which is responsible for decision making job, that is decoding.
and once the decision is made over the particular instruction, then the final execution is accomplished. तो कोई भी फाइनल एग्जीक्यूशन कब होगा? जब आपका एलयू, एफपीयू या किसी भी रजिस्टर के अंदर आपका डेटा मूव हो जाएगा ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर डिकोड का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इन डे यू आर डूइंग द डिकोडिंग ऑपरेशन। पूरे दिन 24 घंटा में आप नंबर ऑफ टाइम्स डिकोड करते हैं। कुछ भी जरूरत होता है, चाहे वो आप लॉजिकल करें या मैनुअल करें, आप किसी से पूछ रहे हैं कोई बात जो नहीं पता है, वो भी आपका डिकोडिंग है। यानी कि वो सर्च के बाद आपका क्या है, डिसीजन बनाने के लिए आप यूज करेंगे। तो डिकोड का मतलब क्या है? टू मेक अ डिसीजन, ठीक है ना। तो टू टेक अ डिसीजन, यस। तो टू टेक अ डिसीजन, टू सर्च, टू रिट्रीव द रिजल्ट। बेसिकली ये हम लोग एक एक लाइन यूज किए थे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट के लिए। फेच के लिए टू सर्च, डिकोड के लिए टू टेक डिसीजन, एंड एग्जीक्यूट के लिए टू रिट्रीव द रिजल्ट, रिट्रीवल ऑफ रिजल्ट, and that is the final execution of the objective. So in this, to take decision is the correct option. Now program in execution, you already know कि running program is stored permanently or resided permanently in the secondary memory. You already know your hard disk is used as a secondary memory where you kept all the installed program. यानी आपका जो भी installed program है वो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क में है, और उस इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को टाइम टू टाइम आप एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। तो जब आपको जिस तरह का प्रोग्राम यूज करना है उस तरह का रिक्वेस्ट आप सबमिट करते हैं। इसका पिन सही है? तो जनरली ऐसे लगा के छोड़ देते। मेरे में दिक्कत नहीं करेगी, इसमें भेजिए। ठीक है। Now program in execution, we already discussed about the program and process. तो प्रोग्राम एंड प्रोसेस बेसिकली आपका प्रोग्राम और प्रोसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए भी दिया गया था। 2 लाइन भी डिफरेंशिएट किया, दैट इज ओके, बिकॉज फ्रॉम दैट टू डिफरेंशिएशन it is clear that you have a concept about program and process. So program is permanently resided somewhere, process is the logical way, logical implementation of the program. तो जो भी आपका परमानेंटली रिसाइड है प्रोग्राम, उसका लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग प्रोसेस जनरेट होता है। आगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा आप तो उसमें प्रोसेस स्टेट होगा, यानी हर एक प्रोग्राम के लिए जब प्रोसेस क्रिएशन होता है तो वो प्रोसेस डिफरेंट स्टेट से होकर गुजरता है और फाइनली उस प्रोसेस का एंड होता है। कब? जब उस प्रोसेस को आप डीएक्टिवेट करते हैं। यानी डीएक्टिवेट करने का मतलब व्हेनेवर यू ओपन ए फाइल and work on a file, that process is created and maintaining certain state, and once you close the file the process is destroyed. process आपका खत्म हो गया, deactivated हो गया। अब उस process के लिए कोई काम नहीं होगा। that means ये ठीक उसी तरह से है जैसे बैग से बुक निकाले, उसको पढ़े और फिर बुक को बैग में डाल दिए। नोट्स निकाले, उसमें कुछ अपेंड किए, कुछ ऐड कर दिए, 2-3 पेज लिख दिए, फिर बैग में डाल दिए। तो बैग में डाल दिए तो अब उस बुक, उस नोट्स पर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, वो फिर से रिसाइड हो गया उसी जगह पर जहां से रिलोकेट हुआ था। तो प्रोसेस इज जस्ट क्रिएट फॉर लॉजिकली और यू कैन से फिजिकली अपडेट द कंटेंट इन ए लॉजिकल मैनर। तो उसके लिए प्रोसेस क्रिएट होता है। तो प्रोग्राम इन एजुकेशन इज नोन एज
ऑब्जेक्ट, क्लास, प्रोसेस, नन ऑफ दिस। तो प्रोसेस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है। नाउ हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि एंटिटी, तो प्रोग्राम एंड प्रोसेस को हम लोग एक्टिव और पैसिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी का मतलब हुआ जब आपका, हाँ, जब कोई एक्टिवेट यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रोग्राम कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो भी प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, परमानेंटली रिसाइड है, वो केवल आपका परमानेंटली रिसाइड ओवर देयर। whenever you pass the request, whenever you are submitting the request for the particular program, then only the particular process is created for that program. तो जब आप जिस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, उसके लिए आपका प्रोसेस क्रिएशन होता है और एक पीसीबी जनरेट होता है, जिसको आप टास्क मैनेजर में देखते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। वो पीसीबी हर प्रोसेस का तब तक रहता है जब तक कि आपका प्रोसेस एक्टिवेटेड रहता है, यानी कि वो प्रोसेस किसी न किसी स्टेट में हो, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो सीपीयू में हो, या फाइनली वो एग्जीक्यूट हो गया हो। ठीक है ना। तो जब एग्जीक्यूट हो गया होगा तब उसका पीसीबी भी ओवर हो जाएगा, पीसीबी आपका समाप्त हो जाएगा। अब इसमें था आपका ए पैसिव एंड एक्टिव, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ तो होगा नहीं, यानी कि पैसिव और एक्टिव एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो प्रोग्राम की बात हो रही है, तो प्रोग्राम तो परमानेंटली रिसाइड है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिव होगा नहीं होगा, तो ये पैसिव ही होगा। एक्टिव तब होगा जब उस प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। इसमें सिंपली हम लोग इसलिए बोले थे कि आपको एक असाइनमेंट भी हमने दिया था, यू जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ sequential construct, selection construct and iterative construct. So you just have to select certain example like sum of two number, finding area of rectangle, finding area of circle, finding area perimeter of rectangle. So these are the question in which only sequential construct is used, no selection is needed. So in the same manner there is one example is given to you and you have to identify which types of construct is used in this particular example. नाउ अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन किसी तरह के गूगल सर्च में करने से नहीं आपको मिलेगा। ठीक है ना। यू विल गेट सम आइडियाज ओवर देयर, बट व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग द लेक्चर इन सिंसियर मैनर, देन यू हैव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन इज कंफ्यूजनस हियर, कोई क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजनस नहीं है। तो विच कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड, तो इवन और ऑड चेक करना, दैट मींस देयर इज अ सिलेक्शन मेजर। आइदर आपका जो है या तो नंबर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पर सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और बोथ ए भी लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान देना है, हाँ, यहाँ पर यही चीज हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ लोग सिलेक्शन दे दिए। जब यहाँ क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है बोथ ए बी यानी सिक्वेंशियल एंड सिलेक्शन, तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट आपका कोई भी कंस्ट्रक्ट आप यूज करें चाहे नहीं, बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट इज देयर। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेक द नंबर इज इवन एंड ऑड, so before checking number is even or odd, you have to take input for number, and that input for the number is in sequential manner. So it happens in a sequential manner. That means there is a sequential construct along with the selection construct. That means selection measure कब आने की बात कब आएगी, जब आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। If it is divisible by 2, then it is even, otherwise it is odd. So in this particular question, most of the students give the answer in selection. So selection is not a appropriate answer. Both sequential and selection is used here. जो sequential तो होगा ही by default, selection measure आप even odd के लिए डालेंगे। Now ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो एक ही क्वेश्चन हम लिए थे उससे, जिसको हम लोग डिस्कस भी किए थे। To call up information out of storage is known as, that is the first line, access. The first letter यानी A से जो पहला वर्ड हम लोग यूज किए थे एक्सेस, तो दैट इज द पर्टिकुलर, यानी कि जब भी आपको कुछ भी एक्सेस करना होता है तो यू जस्ट कॉल अप द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन नीड टू बी एलोकेटेड समवेयर एल्स इन अ परमानेंट मैनर। मींस बैग से भी अगर कोई नोट्स निकालना होगा तो बैग में नोट्स रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुक नहीं रखे होंगे, बुक निकाल सकते हैं बैग से। तो अगर इंस्टॉल्ड यानी प्रॉपर प्रोग्राम आपके मोबाइल में अगर कोई एप्स नहीं है, तो आप जब उस एप्स को सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं।
फेच नहीं हो पाएगा सही से, तब क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे, फिर देखेंगे कि अवेलेबल है, फिर उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड करने का मतलब क्या है, उसको आप अपने सिस्टम पर लाना चाह रहे हैं, क्यों, फ्यूचर एक्सेशन के लिए। तो जब आप उस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जब डाउनलोड करिएगा उसी समय यूज करिएगा। हो सकता है कि डाउनलोड करने के बाद 2 दिन बाद यूज करिए, तो 2 दिन बाद यूज करने के लिए फिर से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में परमानेंटली रिसाइड हो गया, तो फोन के मेमोरी में आ गया, वो मेमोरी भी ऑक्यूपाई कर लिया, परमानेंटली रिसाइड है। जब आप उसको यूज करेंगे तो रैम एलोकेट होगा, तो योर स्मार्टफोन आल्सो हैज सर्टेन रैम कैपेसिटी, उसका रैम का होगा, तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपका वो एप्लीकेशन एप्स के फॉर्म में एक्सेसिबल हो जाएगा। तो जब भी कोई भी एप्स या कोई भी एप्लीकेशन यूज करना होगा, तो पहले आपको उसको परमानेंटली कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, चाहे वो एक्सटर्नली रखिए, इंटरनली रखिए, कहीं पर भी आपको उसको एक्सेस करने के लिए। तो दैट इज द पर्टिकुलर की टू कॉल अप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज। अब स्टोरेज इसलिए है क्योंकि स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकता है। अगर पेन ड्राइव से कोई आपको डेटा चाहिए तो पेन ड्राइव इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर पेन ड्राइव से एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस, हाँ, एक्सेस इज द correct answer here. Now, seventh question is a step-by-step procedure designed to solve a problem is known as. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब यहाँ जो हम लोग प्रोग्रामिंग टूल्स डिस्कस किए थे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, तो इस तीनों में सूडो कोड इज द फॉल्स इमेशन, यू ऑलरेडी नो, व्हाटएवर फॉल्स थिंकिंग गोइंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर गेटिंग ऑब्जेक्टिव और व्हेनेवर यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस फॉर सॉल्व सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक आंसरिंग आपका प्रोसेस चलने लगता है। दैट आंसर इज नॉट अ परफेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर, स्टिल सम आंसर इज अवेलेबल इन योर माइंड एंड यू थिंक अबाउट दैट आंसर एंड फाइनली कंक्लूड द रिजल्ट ऑल्सो। उस आंसर के हिसाब से आप रिजल्ट भी कंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको पाइथन में लिखने बैठेंगे तो वहां से आपको इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम नहीं मिल पाएगा, या सी में लिखने बैठेंगे तो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्योंकि वहां जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला चाहिए। अब जब आप बोलेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो आप बोलेंगे कि एरिया का फॉर्मूला लगाना है और एरिया का रेक्टेंगल निकल जाएगा। फॉर्मूला इज व्हाट, यू आर नॉट थिंकिंग व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट द सूडो कोड। फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो एल्गोरिथम जब आप सही बनाएंगे तभी फ्लो चार्ट बना पाएंगे। तो एल्गोरिथम इज द इंस्ट्रक्शन वाइज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज द एल्गोरिथम, और उसी का पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इज द फ्लो चार्ट। तो हियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिजाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम, नॉट अ फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ठीक है ना, तीनों प्रोग्रामिंग टूल्स दिया हुआ है इसमें, नन ऑफ दिस भी है, तो योर एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर। Now question number 8, dash is the type of documentation. So when we discuss about the PDLC, so under PDLC there is a documenting of a program. There is one stage under which you document your program, and you already know we are just taking the example of a bike as an object or any product for which you are getting user manual. So user manual is just for the user, वो उसको डिजाइन किया जाता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल व्यू रखा जाता है उसमें। जैसे अगर बाइक आप परचेज कर रहे हैं तो यूजर मैनुअल ऑफ बाइक जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें बाइक का एक्सटर्नल व्यू दिखाया जाएगा। इंटरनल व्यू इज नॉट फॉर यू। आपको अगर इंटरनल बता दिया जाए कि कंबशन ऑफ फ्यूल कैसे होता है, तो वहां किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे। यू आर नॉट अ इंजीनियर, यू आर नॉट अ सर्विस इंजीनियर, तो यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट। तो आपको केवल एक्सटर्नल व्यू दिया जाता है कि आप बाइक में लाइट कहाँ से ऑन करेंगे, सेल्फ कहाँ से आप देते हैं, गियर कितना है, गियर कैसे चेंज होगा, अप कितना होगा, डाउन, ये सारा चीज स्ट्रेटजी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर यूजर मैनुअल, कुछ लोग यूजर मैनुअल दे दिए, कुछ लोग सिस्टम मैनुअल दे दिए। अगर बोथ भी है तो यू हैव टू डॉक्यूमेंटेशन contains both user manual as well as system manual. User manual is for user point of view design and system manual is designed for मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिस्टम मैनुअल हमारा बनता है, यानी आप बीइंग ए फ्यूचर प्रोग्रामर व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग एनी सॉफ्टवेयर देन ये ऐसा संभव है, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट यू आर अवेलेबल। So for each and every client, if any problem exists, then you are not showing your presence over there. So how you can show your presence? By the help of these tools.
तो आप अपने सारे प्रोसीजर्स को इसमें गाइड कर देंगे सिस्टम मैनुअल में, ताकि जो न्यू प्रोग्रामर है या जो प्रोग्रामर विच इज नियरेस्ट टू द पर्टिकुलर क्लाइंट easily handle the problem. And the same thing is occur whenever your bike need maintenance. आपके बाइक में भी कोई प्रॉब्लम आ गया, बाइक भी एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी में आपका जो मैकेनिकल इंजीनियर और आर्किटेक्चरल ड्रॉ उसको करके बनाया गया होगा। अब जिसने बनाया वो जरूरी नहीं है कि आप जितने लोग, अब उसका 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख लोग बाइक को यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 2 लाख को वो 1-to-1 सर्विस प्रोवाइड कर पाए वो प्रोग्रामर या जो इंजीनियर है। तो उसका काम क्या है कि वो एक सिस्टम मैनुअल बना दे जिसको स्टडी करके जो इंजीनियर है ट्रेंड हो जाए, प्रोग्रामर है ट्रेंड हो जाए, और वो इतने कैपेबल हो जाए कि वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोथ ए बी इज द करेक्ट आंसर, यानी यूजर मैनुअल एज वेल एज सिस्टम मैनुअल। Now in question number 9, once the testing is okay, then dash is an optional stage in PDLC. So you already know that. Anyone? Yes. Debugging का मतलब होता है to find out the bug. Bug means error. So if the program is error free, no need to debug. अगर आपका प्रोग्राम error free है, that's why your program is okay in testing. Testing में okay तभी होगा जब आपका error free होगा। टेस्टिंग में ओके नहीं होगा अगर एरर जनरेटेड होगा, एररनियस प्रोग्राम अगर होगा तो इन दिस पर्टिकुलर केस कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन डाल दिए हैं क्योंकि उनको आफ्टर, ठीक है ना, वंस द टेस्टिंग इज ओके देन डैश इज ऑप्शनल स्टेज। तो डॉक्यूमेंटेशन इज नेवर ऑप्शनल स्टेज। टेस्टिंग ओके हो चाहे नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज मैंडेटरी, बिकॉज अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप ही को कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए यूजर मैनुअल के बिना, आप कोई फंक्शन नहीं यूज कर पाए, तो सिंपली आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इसको यूज करने का कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब उस केस में टोटल ब्लेम फीडबैक क्या होगा, आप अपने कंसर्न के 10 लोगों को और बोल देंगे, ये ठीक नहीं है, C2C रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना, कस्टमर टू कस्टमर, तो आप कस्टमर के रूप में दूसरा कस्टमर भी खराब कर दिए, क्योंकि आप फीडबैक देंगे कि हम यूज किए समझ में नहीं आया हमको, तो नहीं आया तो बोलेगा कि तू मैनुअल देख ले, तो मैनुअल दिया ही नहीं है। यानी पहला मिस्टेक सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं हुआ, दूसरा मिस्टेक कि प्रोड्यूस यूज करने के लिए जो हमको टूल्स चाहिए था वो टूल्स भी अवेलेबल नहीं कराया गया, तो दोनों ही एंड पर ये फेलियर हो गया। तो इन दिस क्वेश्चन डिबगिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, only debugging is optional out of 8 stages, only debugging is the particular stage which is optional whenever testing is okay. अदर कोई भी आपका स्टेज नहीं जो ऑप्शनल होगा, क्योंकि अगर किसी को भी ऑप्शनल करेंगे, मान लेते हैं एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन को ऑप्शनल करेंगे, तो क्या होगा, फ्यूचर आपका इन्हांसमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट का। आप जो वेरियस वर्जन ऑफ MS ऑफिस देख रहे हैं, ठीक है ना, 2016, 19, उसके पहले 2000, 2003, 2007, तो ये जो वेरियस वर्जन देख रहे हैं, दैट इज द एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन। आपको लगता है क्या कि सारे मॉड्यूल को चेंज किया जाता होगा? नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू जो फीडबैक आया उसमें जो मॉडिफिकेशन आपका अपग्रेडेशन के लिए चाहिए तो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसलिए कम समय में आपको न्यू वर्जन अवेलेबल हो जाता है। इंटायर कोडिंग नहीं होता है, पार्ट ऑफ द कोडिंग होता है जो मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो जो आपका इंटायर आपका फ्रेम है वही रहा, उसमें जो नया एडअप कर दिया गया, जब आपको नया कोई व्यू आया उस न्यू व्यू को उसमें एडअप कर दिए। जैसे आप क्या है, आप वही हैं, आपके साथ 10th का भी आपका जो है सर्टिफिकेट जुड़ गया, +2 का भी सर्टिफिकेट जुड़ गया, आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लेने जाएंगे 3 साल के बाद, वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपका जो पर्सनल है वो आप खुद है, यानी ये सारा अपडेशन किसका हो रहा है, आपका पर्सनल हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आपका अपडेशन जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिबगिंग इज द करेक्ट आंसर। Diagrammatic representation of algorithm, you already know that pictorial or flow chart. Flow chart is the correct answer. Now, which one is used as a programming tools to analyze any problem? Yes, correct.
बट इंटायर एवेल्युएशन के बाद 20 आउट ऑफ 20 किसी को नहीं आया, तो आई जस्ट थिंक दैट इसमें 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए। तो देयर इज सम क्वेश्चन इन विच सर्टेन कंफ्यूजन इज देयर, दैट्स व्हाई वो मार्किंग सही किया हुआ था, लेकिन उसका एक दूसरा भी आपका ऑप्शन था जो कंप्लीट मार्किंग था, इसलिए कुछ लोग का था गलत। नेक्स्ट, the dash the program involves translating the algorithm into a specific program language instructions. So that is very simple coding. Whenever you are in the position to write a code or write a program in Python, so before writing code you need algorithm. Whether you are writing algorithm or not, that doesn't matter. आप ऐसा नहीं है कि algorithm लिखेंगे तब कोड करेंगे पाइथन में, आप जब लिख रहे होते हैं तब भी एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, उसको लिखें चाहे नहीं। आपको अगर 2 नंबर को जोड़ना है तो आप पहले लेंगे ना इनपुट 2 नंबर, उसमें ये भी आप लेंगे, तो a इक्वल टू इनपुट, b इक्वल टू इनपुट, ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। a और b 2 वेरिएबल लेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे a प्लस b, अगर स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी आप ले रहे हैं या ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है, ये दिस इज द algorithm which you follow whenever you are writing code in a specific programming language. So that programming language may be Python, C, C++, Java or any programming language, but the algorithm remains same. आपका जो algorithm होगा वो strategy ऐसा नहीं है कि C के लिए अलग होगा, C++ के लिए अलग होगा, यानी हर लैंग्वेज के लिए वही strategy फॉलो करना है। Are you getting the point? Yes. तो यहाँ पर कोडिंग हमेशा आपका जो है एल्गोरिथम को ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में। तो कोडिंग द प्रोग्राम इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द एल्गोरिथम इनटू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, दैट इज करेक्ट। नाउ देयर इज 2 टर्मिनोलॉजी, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो व्हेनेवर देयर इज अ नीड ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का जरूरत कब होता है, जब हमको गलती मिलता है। तो गलती मिलने के बाद हम खोजने की कोशिश करते हैं कि शुगर और साल्ट कहीं एक ही बोतल में तो नहीं है, या शुगर और सॉल्ट में स्टिकर गलत तो नहीं लग गया है, ये नमकीन कैसे हो गया। तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट। तो वैलिडेशन इज नॉट नीड टू बी वेरीफाइड। तो वैलिडेशन इज द स्टेज, किस स्टेज को वैलिडेशन कहेंगे, तो टेस्टिंग में भी वैलिडेट द डेटा, इंस्ट्रक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो यस, टेस्टिंग इज द वैलिडेशन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। नाउ एम कॉमर्स, that is the mobile commerce. We just go through the mobile commerce. Which one is an example of e-commerce? So EDI, electronic data exchange, EDE, email, electronic fund transfer, all are the part of e-commerce. क्योंकि ईमेल भी किसी को कर सकते हैं आप, that is also part of the commerce. ईमेल के थ्रू भी आप बिजनेस ओरिएंट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। So email is a way to establish that e-commerce. So all of these is the correct option. Now, which one is used for word processing? So when we discuss about little bit about MS Office, then we discuss that for word processing there is MS Word, for spreadsheet there is MS Excel, for presentation graphic software there is a Microsoft PowerPoint. So here MS Word is the correct answer. For word processing, MS Word is there. Now, which one is used as a permanently residing area of a program? Here, hard disk, RAM, both AB and none of these. So, permanently residing तो RAM में नहीं हो सकता है. RAM is a primary memory. So, your hard disk is the correct option. Both AB is also not okay because the B option is not okay. So, RAM is not okay. तो both AB आपका होगा नहीं. None of these होगा नहीं इसलिए कि hard disk is there. Because hard disk is used as a secondary memory and that secondary memory is used for residing the data permanently in your program for future accession. ठीक है ना, तो hard disk is the correct answer. Now there is a question, OLX is an example of, बहुत सारे लोग OLX को B2C बता दिए, B2C मोड। ओला नहीं, ओला आ गया था क्या, अच्छा ठीक है ठीक। OLX पर कस्टमर आप बन सकते हैं और आप सेलर भी बन सकते हैं, दोनों। तो कस्टमर टू कस्टमर, C2C रिलेशनशिप इज देयर, नॉट अ B2C। आप एज ए स्टैक आप बिजनेस ऑनर भी हो सकते हैं, आप बिजनेस भी वहां पर अपना प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, दूसरे का प्रोडक्ट ले भी सकते हैं। तो टोटल क्या कर सकते हैं उसको, रिफर्बिश
पुराना सामान बेचना और खरीदना, ये काम आपका OLX पर होता है। तो आप जो सामान बेच रहे हैं, हो सकता है कि उसी समय में कोई दूसरा आपका इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई सामान अगर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है तो आप उसको खरीदना भी चाहेंगे। हाँ, बिक रहा है, क्यों नहीं बिकेगा। हैं? तो फिर तो कौन डाल रहा है उस पर? आप ही ना डाल रहे हैं, नया सामान भी आप ही, आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द C2C। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, विच कंपनी बॉट द पॉपुलर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्काइप। बहुत सारे लोग ने गूगल दे दिया है। गूगल इज नॉट अ करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट, ठीक है ना। स्काइप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो टूल्स एप्लीकेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको अवेलेबल कराया है। गूगल का कोई बता सकते हैं? गूगल डुओ। हैंगआउट किसका है? गूगल का ही नहीं होता है। अच्छा, सेट ए का भी बता रहे हैं, सेट बी खोल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स? B2C is the correct answer, ठीक है, B2C। Now first we just discuss the objective of this also, and then we discuss the subject. So in set, now in set B, set A, ये बी है, इसमें मिसिंग हो गया था, ये प्रिंट हो गया था। अच्छा ए इसमें प्रिंट हो गया था, हाँ इसको चेंज करवाए थे बाद में, ठीक है। ये है सेट बी, दिस इज द सेट बी बिकॉज क्वेश्चन इज सेम चेंज। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, डैश कंस्ट्रक्ट यूज टू रिपीट द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। तो जहां रिपीट की बात आ जाती है तो रिपीटेशन, आइटरेशन, ये आपका क्या है, एक ही तरह के काम को आप बार बार कर रहे हैं, इटरेशन इज द करेक्ट आंसर। फेच मीन्स to search, yani number of times you are doing the same. Then running program is known as, और वहां पर था प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। दोनों टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज किए थे। आप बोले प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन या रनिंग प्रोग्राम, दोनों एक ही बात है, तो प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वही रिट्रीव द रिजल्ट का मतलब वही हुआ, उसका वर्ड चेंज कर दिया गया, फाइनलाइज की जगह रिट्रीव कर दिया गया। फाइनलाइज का मतलब भी वही हुआ, फाइनल रिट्रीवल, रिट्रीव, रिजल्ट रिट्रीव कब होगा? जब फाइनल हो जाएगा आपका। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन बाहर कब निकालते हैं? जब पूरा हो जाएगा। तो फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बोलिए, रिट्रीवल ऑफ द रिजल्ट बोलिए, ऑल आर सेम। वर्ड केवल चेंज कर दिए थे, फाइनलाइजेशन वर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। नाउ प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी एंड एक्टिव एंटिटी। अब इसमें अगर यहाँ ए एन कर देते तो आप आधा आंसर वहां से पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पर ए पैसिव और एन एक्टिव, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। नाउ व्हिच कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, फैक्टोरियल के लिए आपको मान लेते हैं अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैलकुलेशन 3 × 2 × 1 करते हैं, यानी कि एक ही काम को अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू चेंज करके आप मल्टीप्लीकेशन का जॉब करेंगे। तो यहाँ पर भी आइटरेशन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, आइटरेशन आप दे दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल निकालने में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि फैक्टोरियल निकालने में आप 3 चीज जरूर चेक करते हैं अगर यूनिवर्सल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो। व्हाई नॉट आइटरेशन इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि आइटरेशन तो होगा, लेकिन फैक्टोरियल निकालने के पहले सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर अगर निगेटिव या 0 होगा तो निगेटिव का तो पहले फैक्टोरियल होगा नहीं, और 0 के लिए फिक्स्ड फैक्टोरियल 1 होता है। तो केवल ग्रेटर देन अगर 0 हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू का हम फैक्टोरियल आइटरेटिव वे में कैलकुलेट करते हैं। 0 के लिए फिक्स्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बहुत लोगों का गलती होगा, क्योंकि आइटरेशन इज द करेक्ट आंसर, बट ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो देयर, है ना। तो ऑल ऑफ दिस, तो सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तो होगा ही, सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि सिलेक्शन पॉइंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग और राइटिंग अ प्रोग्राम, यूनिवर्सल प्रोग्राम।
तो आप सिलेक्शन करने की जरूरत तब इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर यूजर अगर 0 डाल दिया तो आपका प्रोग्राम कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर 0 डाल दिया नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और अगर 0 को आपने चेक नहीं किया, क्योंकि 0 को चेक करने का मतलब है कि यू आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन, बिकॉज यू थिंकिंग अबाउट 0 कि यूजर 0 भी डाल सकता है। तो अगर यूजर 0 डाल दिया तो आपके प्रोग्राम में ये ऑप्शन होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिक्स, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर कोई निगेटिव वैल्यू डाल दिया तो बोलेगा कि निगेटिव वैल्यू डाल दिया, आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, योर प्रोग्राम इज सफर फ्रॉम एक्सेप्शंस, योर प्रोग्राम इज नॉट यूनिवर्सल वन। तो आपने सब चीज सही लिखा, आइटरेटिव भी लिखा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम्प्लीट हो गया। नहीं नहीं, 1 का क्यों निकालना पड़ेगा? 1 का तो कैलकुलेट होगा ही, एक बार लूप चलेगा। 2 का 2 बार लूप चलेगा। तो 0 का अगर आप एक बार चला देंगे तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो कंडीशन अगर मान लेते यूजर को आप बोल देंगे इंटर एनी नंबर, तो आपको ये, या तो आपको ये बताना पड़ेगा इंटर पॉजिटिव नंबर, ये मैसेज देना पड़ेगा ना। आप अगर एटीएम में जाते हैं, आपसे बोला जाता है इंसर्ट कार्ड, तो कार्ड इंसर्ट किए, उसके बाद अगर मैसेज नहीं आया इंटर पिन, तो यू वेट फॉर दैट मैसेज। बट अगर मैसेज प्रोग्रामर लिखना छोड़ दे, ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो वेट करते जाएंगे, टाइम आउट हो जाएगा। वो मैसेज देने का पीछे क्या रीजन है? वो मैसेज देने के पीछे ये रीजन है कि व्हेनेवर यू सी द मैसेज ऑन अ डिस्प्ले चैनल, देन यू जस्ट गो थ्रू दैट, उसको आप फॉलो करते हैं। तो जैसे ही आप मैसेज देखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलता है, अच्छा पिन डालना है, आप पिन इनपुट कर देना है। तो आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटर 2 नंबर आप लिखे तभी 2 नंबर इनपुट होगा और सम होगा। हाँ, वो तो सॉफ्टवेयर, वो इसलिए कि आपको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया जाए कि अगर आप अनऑथराइज यूजर होंगे तो पिन इधर उधर हो जाएगा आपका, आपके डिजिट को इधर उधर करने के लिए किया जाता है, ताकि आप थोड़ा देर के लिए हो। तो वो आपका एसबीआई में, सब में नहीं। एसबीआई के सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर अपना वो क्लॉज डाल दिए कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर डालिए। अब 2 डिजिट का नंबर डालिएगा, एक्चुअल पिन अगर आपको याद करेगा, आप ऑथराइज नहीं होंगे, हो सकता है कि आप मिस कर जाए, एक भी डिजिट मिस कर जाएंगे, आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रोसेस को। तो वो दैट इज द पर्टिकुलर, वो आपका साइबर से रिलेटेड इशू है। ऑल ऑफ दिस होगा, इसमें ऑल ऑफ दिस ही होगा। हाँ हाँ, आइट्रेशन में यूज हो रहा है। आइट्रेशन आपका रिपीटेटिव जॉब है, तो रिपीटेटिव जॉब किस पर्पस के लिए हो रहा है? फैक्टोरियल निकालने के लिए। लेकिन बिफोर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, you are also including decision control structure to check out whether your number is greater than 0 or not. So if the number is greater than 0, then there is a need of iterative procedure, otherwise there is no need of iterative procedure. क्योंकि अगर लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, तो आप डायरेक्ट एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि देयर इज नो फैक्टोरियल फॉर निगेटिव वैल्यू, होगा ना। तो सिलेक्शन वहां पर इंट्रोड्यूस होगा। आइट्रेशन कहाँ होगा? जहां फैक्टोरियल निकालेंगे। और ये इंटायर प्रोसेस में आप जिस नंबर को ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसको चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको रिपीटेटिव जॉब कर रहे हैं, या नंबर इज निगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल नहीं होगा ये लिख रहे हैं, ये सारे में क्या हो रहा है आपका? सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट लग रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। नाउ विच वन इज एग्जांपल ऑफ सोशल कॉमर्स? You are already use WhatsApp and Facebook, and the question is also related to that. So both AB is the correct answer. Now a finite set of sequence of instruction is known as. So finiteness is always there whenever you are writing algorithm. तो sequence of instruction लिखा गया है, इसमें diagrammatic या factorial नहीं बात किया गया है, तो algorithm is the correct answer. Dash is an example of programming tools. So all three are the example of programming tools. प्रोग्राम का और एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम अरेबिक वर्ड अल-ख्वारिज़मी से बना है। अल-ख्वारिज़मी का मतलब होता है रेसिपी। एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है? इट इज द रेसिपी। आप घर में कोई अगर इंग्रेडिएंट्स आप तैयार करते हैं अगर,
कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें भी एक लिस्ट प्रोसीजर बनाते हैं। तो प्रोग्राम को बोलेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एन एल्गोरिथम इज द वे टू राइट दैट इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम एक तरीका है, टूल्स है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। तो लिखने का एक तरीका है इंस्ट्रक्शंस को एक ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए। जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं वहां भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। वहां पर भी आपको रिपीटेटिव जॉब के लिए लूप लेना पड़ता है, वहां पर भी आपको डिसीजन चेक करने के लिए इफ एल्स लेना पड़ता है, डिसीजन कंट्रोल और सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तो लिखते ही, ठीक है ना। तो नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस, फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, सेकंड स्टेज इज प्रॉब्लम एनालिसिस। Under problem analysis, we discuss various programming tools like algorithm, flowchart, and pseudocode. So after completion of problem analysis, next phase is what? Coding of the program. So coding of the program is the correct answer. Now, dash is a text-based detail of any set of instructions. Text-based. So dash is a text-based. हाँ. तो flowchart तो text-based नहीं होगा. Pseudocode को भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम आपको देना है। एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बेस्ड डिटेल यहाँ लिखा गया। डिटेल का मतलब हुआ कि उसमें सब सर्टेन कंक्लूजन हो। तो सूडो कोड डज नॉट हैव एनी कंक्लूजन। कंक्लूजन वहां से नहीं मिलता, वहां पर केवल ये पता चलता है कि ये काम करना है। एक्चुअल डेटा क्या होगा ये हमको वहां से नहीं पता चलता है। तो डिटेल है, इसका मतलब कि कंक्लूजन, कंक्लूडेड हमारा डेटा सेट होना चाहिए। तो एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर। Now next question is which one is used as a programming tools to analyze any problem? यहाँ तो all होगा, way of asking is only change. Dash, all of them. Dash manual give user assistance in handling of any product. तो कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने में यूजर मैनुअल इज द करेक्ट आंसर। Now dash is a verification stage of the program. Yes, debugging is the verification stage of program, because whenever you are debugging your program, that means there is certain bug. Why? Because testing is not okay. Testing is not okay. So that's why you are checking the bug, and to check the bug, the process name is debugging. So debugging is the correct option here. E-commerce stands for electronic commerce. Yes. Which one is example of M-commerce? In-app purchasing, mobile banking, virtual marketplace apps, all of these. ये सारा मोबाइल कॉमर्स का ही पार्ट है। If you have a mobile, then you can install app. You can use that app to purchasing anything. Mobile banking, you can use the apps of any particular bank. By the help of that, you can access the banking services also. That is the mobile banking. Virtual marketplace, again, there is various Flipkart, Amazon, various market place आपका virtual marketplace है। Apps के through आप उसको access कर सकते हैं if you have a mobile in your hand. All of this is the correct answer. Now in next question, which one is used as a spreadsheet? Excel is used as a spreadsheet. Which one is used as a temporary residing area of a program? So temporary residing area, permanently hard disk में, temporarily when after fetching allocation of data on RAM. नहीं, रोम को यूज, हाँ रोम इंटरनली हो गया। रोम को परमानेंटली रिसाइड, जैसे आप ईपी रोम, पी रोम, अब वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। रोम इज नॉट वोलाटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसलिए कि रोम को प्रोग्राम किया जा सकता है। नहीं, सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं बोल सकते हैं उसको, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं, लेकिन वोलाटाइल मेमोरी नहीं बोलेंगे। एज लाइक रैम, रैम जैसे वोलाटाइल है, यानी कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर सिस्टम ऑफ है तो रैम का डेटा आपका वो वैनिश हो जाता है, ठीक है ना। रोम में रहता है, रोम बायोस आप यूज करते हैं, वो प्रोग्राम्ड होता है, आप वहां पर उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसको वोलाटाइल नहीं बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। नाउ द Amazon इज एन एग्जांपल ऑफ, यस, फ्लिपकार्ट जैसा ही Amazon भी है। Question number 19 is which one is the best video conferencing apps? अब इसमें BlueJeans, Zoom, Skype, all of these तो नहीं कर सकते हैं,
इसलिए कि आपको उसमें से कोई एक चुनना है। तो अभी करंट में आपका जूम इज द बेस्ट टेक्निकली, और जो भी प्रोसीजर्स है, पार्ट है, हाँ, वो ऑप्शन इसमें है नहीं। Zoom से अच्छा सर स्काइप पे होता है। होता है, उसमें थोड़ा स्काइप पे कलर ऐड बनाना पड़ता है। हाँ, लिमिटेशंस को भी देखना है ना। हाँ, स्काइप में अब बोलेंगे व्हाट्सएप, अब बोलते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ना, बोलेंगे व्हाट्सएप का यूजर ज्यादा है तो व्हाट्सएप इज द बेस्ट, बट टेलीग्राम इज मोर बेस्ट देन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का लिमिटेशन 200, एक ग्रुप बनाते हैं 200 मैक्सिमम, यूजर 250 तक जाइएगा। डेटा का देख लीजिए। हाँ, इसमें 2 लाख तक आप जा सकते हैं टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम इज द बेस्ट, है ना। और एक और आपका डिटेल्स भी टेलीग्राम होल्ड करता है। नाउ व्हिच वन इज द बेस्ट सर्च इंजन इन दिस वर्ल्ड? ये जितना भी ये सब आपका सर्च इंजन ही है, डक्टर गो, बैडू, एक्साइट एंड गूगल, गूगल इज द बेस्ट, है ना। गूगल का सर्वर सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसका एसईओ भी हाई है, ये सबसे ज्यादा आपका डेटा सर्च करता है। जस्ट टेक 5 मिनट्स। नाउ पहला क्वेश्चन, इसमें हमको बताने का जरूरत नहीं है प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस कैसे ये डिफरेंट है। एम कॉमर्स और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का कोई भी एग्जाम्पल लेना था तो इवन ऑड, ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, निगेटिव पॉजिटिव, उसको भी आप वहां पर लिख सकते थे। इवन ऑड था, एक सेक्शन में, एक में पॉजिटिव निगेटिव था, तो नंबर को लेस देन 0 कर लीजिए चेक, लेस देन 0 है, यस है तो निगेटिव होगा, नो है तो पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 0 करिए, 0 को भी पॉजिटिव नहीं मानते हैं। डिबगिंग आपको पता है, टेस्टिंग के बाद डिबगिंग बग एरर को वेरीफाई करने के लिए, कोडिंग टू इम्प्लीमेंट एनी एल्गोरिथम बाय द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज यूज्ड। पीडीएलसी हम लोग 8 स्टेजेस डिस्कस किए हैं, उसका पीडीएफ भी आपके पास है, उसी 8। अब इसमें क्या है, कुछ लोग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिख दिए, ये चीज ध्यान रखना है। जब पीडीएलसी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछा जा रहा है तो पीडीएलसी में सिलेक्शन, सीक्वेंशियल और आइटरेशन नहीं बताना है इसमें। हाँ, नहीं, 10 नंबर से क्या मतलब है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिख दी है, तो ये गलती है कुछ लोग किए हैं। 10 नंबर उसमें भी पूछा जा सकता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। आप जब एग्जाम्पल देंगे तीनों का, तो हर एग्जाम्पल को 2-2, 3-3 नंबर, और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को डिस्क्राइब करेंगे तो 10 नंबर का वो भी पूछा जा सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव के लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनाना था, तो कुछ लोग क्या किए हैं कि उसको सूडो कोड ऐसा लिख दिए। हमने बता दिया था कि आपको डिसीजन बॉक्स यूज करना है, लिमिटेड फ्लो चार्ट का सिंबल यूज होता है, एमएस वर्ड में दिखाए थे। शेप में जाएंगे, जब शेप के अंदर फ्लो चार्ट एक टैब है, उसके अंदर बहुत सारा सिंबल है, लेकिन वो सिंबल आपका जो है सिस्टम फ्लो चार्ट में भी यूज होता है। बट नाउ राइट नाउ वी आर डिजाइनिंग है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट में 4-5 आपका लिमिटेड सिंबल ही यूज होता है। तो डिसीजन बॉक्स ये सारा सिंबल था। यही क्वेश्चन इवन और ऑड के लिए भी था। इवन और ऑड में कंडीशन था कि नंबर को 2 से डिवाइड करके इक्वल टू 0 चेक करना है, तो वहां पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना है, परसेंटेज साइन वो केवल यहाँ पर ऐड करना था, यहाँ पर लेस देन साइन यूज करना है कि अगर n ग्रेटर लेस देन 0 है, यस है तो निगेटिव होगा, नो है तो पॉजिटिव होगा। आउटपुट या तो निगेटिव प्रिंट होगा या पॉजिटिव, कोई नंबर जो है वो एक समय में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता है। तो ये चीज था सिंपल। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनाना था इसमें, 10 नंबर में, 5-5 नंबर का था। सोशल कॉमर्स प्रोग्रामिंग टूल, सोशल कॉमर्स का बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितना भी है उसके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। सोशल कॉमर्स क्यों यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स में वही तीनों एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में बताना है। आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस और प्रोग्राम प्रोसेस में, यहाँ पे भी वही डिफरेंस है। ई कॉमर्स, और इसका बहुत सारा एग्जांपल ई कॉमर्स का आप दे सकते हैं, ई बैंकिंग, ई मैथ, बहुत सारा एग्जांपल। कुछ एग्जांपल तो आपको क्वेश्चन में ही था, लिख सकते थे।
सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट को प्रॉपर एग्जांपल, तो सिक्वेंशियल कोई भी 2 नंबर को जोड़ने से लेकर, ठीक है ना, एरिया, पेरीमीटर, कुछ भी सिंपल यहाँ पर सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट एग्जांपल हो सकता है। टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में यूजर मैनुअल, सिस्टम मैनुअल के बारे में बता सकते हैं। टेस्टिंग आपको पता है कि इट इज अ वैलिडेशन स्टेज आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम, whenever you write the code to implement that algorithm, then that code must be tested before